आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है 5 इयर्स प्लान इन इंडिया। तो इसका पहले आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्स एंड अचीवमेंट। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोल्स और उसका अचीवमेंट। तो समरी के फॉर्म में मैं पहले तुम लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। तो किसी भी चीज़ का प्लानिंग लोग इसलिए करते हैं कि वो अपने रिसोर्स का बेटर ढंग से यूटिलाइज कर सकें। ठीक उसी प्रकार से अपने कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करने के पीछे मेन रीज़न था यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन different development activities in accordance with national priorities। तो जो ज़्यादा ज़रूरी था पहले हमको वहाँ खर्च करना है, फिर बाद में जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होता जाएगा हम अपने रिसोर्सेज को उस प्रकार से एलोकेट करते जाएंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग। अब है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है। तो कहता है कि टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर 1950। हम सभी को पता है बेटा कि अपना कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन का सेटअप जो हुआ वो 1950 में हुआ और फर्स्ट 5 इयर्स प्लान लॉन्च जो हुआ था 1951 में। 5 इयर्स प्लान के जो हेड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैनशिप, वो हमेशा देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो हमारे एज ए गाइडर बन गए और उसका मेन एम था कि 5 साल के अंदर में, उसका नाम ही है 5 इयर्स प्लान, तो 5 साल के अंदर में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस प्लानिंग के साथ वर्क करें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लें। ठीक है, इसलिए अब हम लोगों को ये समझना है कि हमारा जो 5 इयर्स प्लान जो था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाना, या फिर तुम ओवरऑल कह सकते हो कि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट इन ए कंट्री शुड इंक्रीज। तो इंक्रीज इन जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जब तक आउटपुट नहीं बढ़ेगा तब तक जीडीपी हमारा नहीं बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो जितना ज़्यादा हमारा आउटफ्लो होगा उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पीपल्स को अवेलेबल हो जाएंगे, उनको मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो रेफर्स टू द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जीडीपी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 2 वर्ड होता है बेटा, एक होता है कंसिस्टेंट जो कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर रेशियो में वर्क करता है, और एक होता है फ्लैक्चुएशन जो कभी अप एंड डाउन्स होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये बतलाता है कि जीडीपी का लंबे समय तक एक सतत प्रवाह की तरह आगे बढ़ना। दूसरा है बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी। तो तुमको पता होना चाहिए कि कभी भी इक्वालिटी इकोनॉमी में क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों को उनके स्किल, उनके वर्क पावर के अनुसार हमेशा वेजेस दिया जाता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम मीनिंगलेस इफ द बेनिफिट्स ऑफ इट एक्वायर टू ओनली फ्यू पीपल इन द सोसाइटी। अगर कुछ लोगों को ही जो हमारा जीडीपी है उसका बेनिफिट मिले तो फिर वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहलाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सोसाइटी में नहीं है बल्कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है। तो इसका जो बेनिफिट है वो ग्रास रूट से होना चाहिए, मतलब निचले तबके के लोगों से होना चाहिए, और ये धीरे धीरे ऊपर के लोग भी इसका आनंद उठाएं, बेनिफिट्स लें।
So benefit of growth must spread across larger section of the society so that the distribution of income becomes equitable. Equitable distribution of income implies social equality, social justice भी कह सकते हो, on the basis of इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर सोशल जस्टिस होना चाहिए, तभी वो हमारा कहलाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ लोग को सिर्फ बेनिफिट नहीं मिले बल्कि समस्त लोगों को बेनिफिट मिले, मास लोगों को मिले। तीसरा एम था अपने इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है बेटा? इट मीन्स अपडेटिंग आवर टेक्निकल नॉलेज, how it should be used, technical knowledge should be used, कैसे हम उसका एडॉप्शन करें टेक्नोलॉजी का इन द ग्रोथ प्रोसेस along with empowerment of women, जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क है। हम लोग जानते हैं कि नियरली 50% अपने कंट्री में क्या है, वीमेन है, जो मैक्सिमम जो है हाउस वर्क करते हैं। और हाउस वर्क करने के कारण उनका जो एक्टिविटीज़ है उसको कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। उनके स्किल का कभी भी मेज़रमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का वेजेस नहीं मिलता है। तो अब जो है मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि वीमेन को एम्पावरमेंट करना होगा सो दैट दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड they can also contribute to the process of economic and social prosperity, और उनके द्वारा भी सोसाइटी में एक खुशहाली आ जाए। फोर्थ एम जो था वो था सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ही होता है आत्मनिर्भर हो जाना। तो सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। ऐसा नहीं कि हम विदेशों से गुड्स को मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और अपना लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशंस में हमारा जो ओन रिसोर्सेस है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा देश से। तो सेल्फ सफिशिएंसी को क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि हम अपने देश के अंदर प्रोड्यूस्ड किए गए गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें, उसी के ऊपर निर्भर करें। कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलरली फॉरेन गुड्स जो होते हैं वो हमारे मनी फ्लो को बहा कर ले जाते हैं, हमारे रिसोर्सेज को बहा कर ले जाते हैं। सो दिस गोल वाज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 years प्लान। तो जो मैंने तुमको कहा था कि 1951 में हमारा पहला प्लान स्टार्ट हुआ था, तो ये लगभग 35 years तक हमारा यही गोल था कि हम 35 years के अंदर ही अपने आप को इतना सक्षम बना लें, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि अपने द्वारा, अपने देश के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का ही यूज करें। द बेसिक एम वॉज टू सेव इंडिया फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ज़्यादा की कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इम्पोर्ट करते हैं, तो दुनिया के नज़रों में आप वीक कंट्री कहलाएंगे और आपके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा बना हुआ डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। तो इन सबों से हम लोगों को बचना चाहिए। तो ये इनिशियल स्टेज का 4 इम्पॉर्टेंट गोल था हमारा 5 years प्लान का। अब हमको काम देखना है कि हम इसमें पूर्ण रूप से सक्षम क्यों नहीं हुए। जब हमने 5 years प्लान्स बनाया तो फिर हम इसमें फेल्यूर क्यों हो गए। तो रीज़न क्या था फेल्यूर होने का, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला रीज़न था कि हमारे चारों तरफ पॉवर्टी थी, गरीबी थी। द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग वॉज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, बट इंडिया 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन्स। ओके, हमारा एम था कि ग्रास रूट लेवल को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन हम पॉवर्टी को दूर नहीं कर पाए, जो कि आज भी हम देखते हैं कि लगभग 21.9% जो पीपल है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। So these are the people who are not able to get basic needs
of food, shelter, clothing, education, health, etc. Nearly 50% of world's poor are living in India. ऐसा एक डेटा है, डेटा के अनुसार ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में अगर 100 व्यक्ति गरीब है तो उसमें से 50 व्यक्ति केवल इंडिया में ही है। दूसरा प्रॉब्लम था इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले तुमको जानना होगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विथ ए हायर स्पीड, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। जब वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ते रहता है, वह किसी भी कारण से नहीं रुक पाता है, तो लोगों का सेविंग गिर जाता है, लोगों का परचेजिंग पावर गिर जाता है, लोग अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन जो है ड्यूरिंग द 5 ईयर्स प्लान तेज़ी से बढ़ा। द प्लानिंग कमीशन मेड प्लान्स for controlling inflation and maintaining price stability in the country. But because of high rate of inflation during 5 years plan, real income of the people tends to fall. Real income कहने का मतलब हो गया कि उनका सेविंग जो है लगातार नीचे गिरने लगा। All rich people became more rich and poor people became more poor. गरीब जो थे और गरीब होने लगे इन्फ्लेशन के कारण, और रिच जो थे और रिच होना शुरू हो गए। तीसरा जो मेन रीज़न था वो हमारा था अनएम्प्लॉयमेंट। तो चूँकि हमारे देश में मैक्सिमम नियरली 80% पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड थे। हमारे पास सर्विस सेक्टर, हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर वेल डेवलप्ड नहीं था, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ बना ही रहा। The Planning Commission made plans and created more and more employment opportunity in the country. बहुत सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खोले गए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें बतलाता हूँ। बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, स्लेम। तो ये सभी स्टील प्लांट खोले गए, क्योंकि स्टील प्लांट ही एक ऐसा प्लांट होता है जिसको बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट इंडस्ट्रीज निर्भर करते हैं या मशीनों को बनाता है। तो 5 ईयर्स प्लान के अंतर्गत बहुत सारे बेसिक इंडस्ट्रीज खोले गए। फर्टिलाइजर, शुगर, क्लोथ, हर प्रकार का इंडस्ट्रीज खोला गया। लेकिन ये जो है प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो रिमेन्ड अनसॉल्व्ड रहा। उसके पीछे मेन रीज़न था कि हमारा जो पॉपुलेशन जो था वह फास्टर रेट से बढ़ रहा था इन कंपेयर टू इंडस्ट्रियल रेट। सो वी कैन से एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्लान 80 लाख पीपल वेयर अनएम्प्लॉयड। दिस हैज़ राइजन टू ओवर 4 crores एट द एंड ऑफ 11th प्लान्स। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है नंबर ऑफ पीपल्स कंटिन्यूअस बढ़ते चले गए, और हमने देखा कि 11th 5 ईयर्स प्लान में 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जबकि फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान में केवल 80 लोग ही अनएम्प्लॉयड थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बनी हुई थी। चौथा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले आप ये जानिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। कि all those things which helps in the production process indirectly, that is known as infrastructure. और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बेटा 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दूसरे को बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यतः हम लोग 2 चीज़ को लेते हैं। पहला हमारा होता है एडुकेशन और दूसरा होता है हेल्थ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इनर्जी, उसके बाद रोडवेज, ईटीसी। क्योंकि ये सभी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा हम लंबे समय तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। जितना बेटर हमारा कम्युनिकेशन होगा उतना आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जितना बेटर ट्रांसपोर्टेशन होगा लेस टाइम में हम मास एरिया को कवर कर सकते हैं। तो इंडिया में जो था वो मिनी प्लान बनाया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सच एज में था हमारा पावर जनरेशन, स्कूल्स एंड कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड्स, etc. बट स्टिल देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ infrastructural resources.
अगर हम लोग ये देखें कि जितना तेज़ी के साथ हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, उस रेशियो में ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो पूर्ण रूप से वर्किंग में नहीं रह पाए। उसके बाद हमारा बेटा स्कीवेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्कीवेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। सो देयर इज इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी इन द कंट्री। ओके, क्योंकि जो धन था उसका सही ढंग से बंटवारा नहीं हो पाया। कहाँ पर कितना यूज होना था, मैंने पहले ही कहा था कि अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़ द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज, बट ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारा प्लान्स फेल हो गया टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी। और कुछ गोल्स हमारे ऐसे थे जो अनरियलिस्टिक थे, जो मैंने कहा था कि प्रायोरिटी के बेस पर, तो प्रायोरिटी का जब सिलेक्शन करना था तो उस सब ढंग से नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक गोल्स था हमारा। तो इंडियन प्लान्स फेल्ड बिकॉज सम प्लान्स वेयर अनरियलिस्टिक एंड दे डिडंट टेक फ्यूचर अनसर्टनिटीज़ इनटू कंसिडरेशन। तो जो हमारे पास अचानक उठने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ थी उसको ध्यान में नहीं रखा गया, और इसके कारण हमारा जो है प्रोग्राम फेल हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बैकअप प्लान्स और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से ही हम इन समस्याओं पर निजात पा सकते हैं, हम लोगों को इससे मुक्ति मिल सकती है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था।